स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फिक्सिंग ग्लोबल वार्मिंग को ग्रेजुअली कैसे फिक्स करना है, यानी कि बड़ा समस्या, टाइम लगेगा तो उसको करते हैं। और ये पार्ट 1 होगा, बहुत सारे पार्ट्स आएंगे इसके। मैं इस बार वाटर पे फोकस कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे एक एक चीज़ करके सॉल्व करते चलेंगे। तो समझिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि नहीं ग्लोबल वार्मिंग रियल नहीं है सर, आपका कुछ नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट के बाद होता है कि ये है, यहाँ आ चुका है और ये एक समस्या है। और रहा बात कि सब लोग जनरली ग्लोबल वार्मिंग वाले लोग थोड़ा गलती करते हैं, खासतौर पे जो मतलब इक्वेटर के पास रहते हैं, यानी हम लोग कि हम लोग को इस तरह का इमेज दिखाते हैं कि आइस शीट पिघल रहा है। अब बात यह है कि इसका कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं घुसता है, तो मैं आप लोगों को इस तरह के इमेज दिखाना चाहता हूँ कि आप अपने अगल बगल कितने सारे पुल देखे हैं जिसका नीचे तक बेस दिख रहा है, जिसमें कि आप लोग के माँ बाप का टाइम, मतलब अगर आपका उम्र 20 से 30 साल होगा, यानी और आपके माँ बाप का उम्र अगर आप 30 से ऊपर होगा, तो उनको पता होगा कि भैया ये तो सूखे में भी इतना नीचे पानी नहीं जाता था, और आज के टाइम में नीचे का बेस दिख जा रहा है। और कितने नदी में हो रहा है पूरे भारत में। और खासतौर पर जब आप रेलवे में ट्रैवल करते हैं, कितने सारे रेलवे ब्रिजेस में आप देख रहे हैं कि भैया नीचे ज़मीन दिखने तक लग रही है। और ऐसा भी नहीं कि गर्मी का मौसम है एकदम पीक गर्मी, कभी कभार सूखा रह रहा है, सूखा सर सूखा है, वहाँ है ही नहीं कुछ। तो ऐसा बहुत बार हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग है, आ गया है, समस्या है हमारे लिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लोगों को थोड़ा ज़मीन पे लाता हूँ। पहली बात, प्लैनेट के पीछे ऑर्गेज़म मत लीजिए। प्लैनेट जो है वो बस एक लंप ऑफ रॉक है। प्लैनेट अर्थ वर्सेस वीनस मार्स कोई अंतर नहीं है, वो सिर्फ एक लंप ऑफ रॉक है। उसके पीछे ज़्यादा मतलब मिथिकल मत बन जाइए, थोड़ा मैजिकल मत चले जाइए, वो एक लंप ऑफ रॉक है। तो उसमें ट्रिक जो है वो ट्रिक है बायोस्फीयर का, यानी कि ये जो बॉल ऑफ रॉक है, इस रॉक का एक पतला सा, बहुत पतला सा एक लेयर है उस पे, उस लेयर को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। और वही बायोस्फीयर पे सारा चीज़ हो रहा है, जितना हाई तौबा होना है वो सारा बायोस्फीयर पे है। तो वही समझिए। और ये बायोस्फीयर जो है हमारे से बहुत पहले से था, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये कई बार उड़ चुका है, कई बार ख़त्म होने पे आ चुका है। और हो भी सकता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बहुत फॉसिल रिकॉर्ड्स मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि जितना पीछे तक हम लोग हैं हो सकता है उससे पहले भी हुआ, वो इतना अच्छे से डिलीट हो गया हो कि दिख नहीं रहा है। ये नेचुरली होता है, फ्रीक्वेंटली होता है। फॉसिल रिकॉर्ड्स में जो अभी दिख रहे हैं उसमें मिनिमम हम लोग काउंट कर रहे हैं कि 6 बार साफ हो चुका है। ऑलमोस्ट बायोस्फीयर ज़ीरो तक चला गया, ज़ीरो, शुद्ध ज़ीरो, मतलब कि तुक्का से समझिए बचे हैं मिलियंस ऑफ स्पीशीज़, नहीं सर सब खत्म। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको डिस्ट्रॉय कौन करता है बायोस्फीयर को? तो कई बार बायोलॉजी डिस्ट्रॉय करती है, जैसे कि जो पहले ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म्स आए थे वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते थे, ऑक्सीजन आउटपुट देते थे, जैसे कि जिसे हम लोग मीथेन बनाते हैं, उसी टाइप का समझ लिए लॉजिक था। प्रॉब्लम ये था कि ऑक्सीजन पॉल्यूटेंट्स था उन स्पीशीज़ के लिए, लेकिन वो स्पीशीज़ मतलब माइक्रोबियल लाइफ ही समझ लीजिए, वो स्पीशीज़ जैसे आप और हम स्पीशीज़ समझते वैसे नहीं, माइक्रोबियल लेवल पे बात हो रही है। उन्होंने इतना ज़्यादा ऑक्सीजन बनाया कि वो खुद को ही पल्यूट करके खत्म कर दिए और पूरा प्लैनेट का एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया। आप देखिए कि हम लोग इतने सारे प्लैनेट देख रहे हैं और इतने सारे टेलीस्कोप बना के और प्लैनेट्स देख रहे हैं, सब में कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है। धरती में क्यों ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर है? क्योंकि वो पहला माइक्रोबियल लाइफ उसका बैलेंस बिगाड़ दिया, और जो उस टाइम का बायोस्फीयर था वो सब खत्म खत्म, टाटा, पैक कीजिए, बाय कीजिए। ये तो बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि बायोलॉजी खुद को उड़ाना नॉर्मल है उसके लिए, कि अरे उप्स बूम हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, ये सब होता रहता है। दूसरी बात, कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे बात करें, जैसे कि कोई एस्ट्रॉइड आ गया, ये सब भी उड़ाता रहता है, जैसे कि जिसका हमारे पास एविडेंस है। तो ये एक चीज़ है जिसके पीछे उतना आप लोड मत लीजिए कि ओ बायोस्फीयर तबाह हो रहा है, ये हज़ारों बार हो चुका होगा। जिस लेवल पे हम लोग डैमेज कर रहे हैं वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि दिखिएगा भी नहीं। तो अगर आपको कोई पूछे कि इंसान के लिए कितने और स्पीशीज़ को उड़ा सकते हो, ऑलमोस्ट 100%। और ये मैं आगे क्लियर करूँगा कि ऐसा क्यों बोलता हूँ। तो वहीं पे समझिए कि सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है, इस पूरे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है, हम लोग रखते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये ईगो है, क्या ये सेंट्रलिज्म है, या कुछ भी नहीं? ये ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ही लोग हैं जो इसे पृथ्वी को छोड़ सकते हैं। तो बोले ये इंपॉर्टेंट हमें क्यों बनाता है? आपको ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कल को बायोस्फीयर उड़ जाता है, ठीक है, हम लोग अपने आप को पुफ कर देते हैं, लेकिन एक सुपर मैसिव वोल्केनो जो कि घड़ी की तरह खुलते रहता है हर कुछ मिलियन ईयर्स में, वो होता है, साफ कर देता है। या कोई एस्ट्रॉइड ही आके प्यार कर देता है, जो कि हम लोग को दिख रहा है। हम लोग अब टेलीस्कोप डाल डाल के देख रहे हैं, भैया बहुत सारे एस्ट्रॉइड प्यार करने आ जाते हैं धरती के आसपास। हम लोग बार बार बच रहे हैं, और तैयारी इसीलिए किया जाता है। नासा का डार्ट मिशन इसीलिए बनाया गया था कि हम लोग को पता है कोई ना कोई पत्थर आके प्यार करने आ जाएगा, उसे प्यार करने से रोकने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी पे हम लोग लगे हुए हैं, हमारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। डायनासोर के पास स्पेस प्रोग्राम नहीं था कि वो जाके प्लैनेट का बायोस्फीयर को बचा सके, वो खुद भी गए और पूरा बायोस्फीयर भी गया। तो हम लोग इकलौते हैं जो इस लेवल से ऊपर आ सकते हैं, बायोस्फीयर से बाहर निकल सकते हैं, और उसके बाद धरती को देख सकते हैं। धरती हमारे लिए क्रेडल हो गया, जैसे होता है ना, बच्चा जब बड़ा होता है तो तुरंत थोड़ी होता है कि मतलब अभी जन्म हुआ और अभी चलना फिरना दौड़ना शुरू कर देगा, उसको आप क्रेडल में रखते हो।
इंसानियत के लिए धरती क्रेडल है, हम लोग यहीं पे सीख समझ रहे हैं सब चीज़ को। तो एक क्रेडल से जब आगे बढ़ेंगे तो ही क्रेडल का इंपॉर्टेंस है, और यहाँ खत्म हो गया तो इसका कोई डिफरेंस नहीं रहेगा वर्सेस अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न वर्सेस मिलियंस ऑफ जो प्लैनेट्स हैं, कोई फर्क नहीं रहेगा, वो बस एक लंप ऑफ रॉक बन जाएगा। तो जब तक हम लोग हैं तभी तक इसका बचने का चांसेस है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एक्सपायरी डेट है, धरती का एक्सपायरी डेट फिक्स है, कहाँ पे है ये हमें नहीं पता, लेकिन फिक्स ज़रूर है। चाहे सुपर मैसिव वोल्केनो उड़ा दे, चाहे कोई एस्ट्रॉइड उड़ा दे, चाहे सन ही गटक दे, ये होगा ही, एब्सोल्यूट है। कब होगा बस हमें नहीं पता। मतलब होता है ना कि जब आपका जन्म होता है, मृत्यु उसी समय फिक्स हो जाती है, बस कब होगा ये नहीं पता होता। बोलता है ना कि यू विल डाई, इट्स लाइक हाँ सर सब मरेंगे ही, बस होता है कब, कब सवाल होता है। तो इसीलिए हमारा टिकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एक्सपायरी डेट होगा अर्थ का, इससे संभालने की शक्ति जो है सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। बिलियंस ऑफ स्पीशीज़ आए, बिलियंस ऑफ स्पीशीज़ चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ हम लोग हैं जिससे फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और वही समझिए कि हम लोग को, आप सिंपल भाषा में समझिए ना कि एवोल्यूशन हमें ही बनाने की कोशिश कर रहा था, और जितने भी स्पीशीज़ हमारे से पहले आए वो सब फेलियर थे। जैसे हम लोग एआई बनाते हैं, तो जैसे मेरे इस कैमरा में एआई का बेसिक वेरिएंट है, एल्गोरिदम है, और जो आजकल एआई के बारे में बात करें वो बहुत सारे एल्गोरिदम को जोड़ के बनाया गया। तो हम लोग भी वही हैं, डीएनए एक एल्गोरिदम है, केमिकल एल्गोरिदम है, लेकिन वो एल्गोरिदम है। वो एल्गोरिदम का फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सकता था? हम लोग आ गए। मतलब समझिए कि नेचर ने कई बार ट्राई किया, कई बार बिलियंस ऑफ स्पीशीज़ के साथ ट्राई किया, अब जाके हम लोग आए हैं। अब हमारा काम होता है, हम लोग अब इसके स्टूवर्ड हो गए हैं कि भैया अब हमें इसे संभालना है। हाँ, उसमें गलती कर रहे हैं और ये होगा ही। जैसे बोल रहे हैं, बच्चा अगर पैदा होता है तो पैदा होते ही नहीं सीख जाता कि बाथरूम कैसे जाना है, पॉटी वो खुद में करता रहता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे साथ भी वही हो रहा है। हम सीख रहे हैं सारा चीज़, तो तबाही मच रहा है, वो होगा ही, कुदरती है। और जो लोग एंटी ह्यूमन हो जाते हैं, वो समझिए कि वो समस्या सिर्फ और बिगाड़ देते हैं। आप हमेशा इंसानियत को आगे रखिए, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी के पास कुछ जाएंगे कुछ अच्छा करने के लिए, लोग शायद सुनेंगे। आप बोलोगे नहीं इंसान गलत है, लोग पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। आपके मुंह से ये निकला, लोगों का दिमाग में फिल्टर लगेगा, भैया तुम जल मारो, हम कुछ नहीं करना, और क्योंकि आप वही ला रहे हो। तो ये कभी भी किसी भी हालात में अगर आप एंटी ह्यूमन हुए, मत हैरान होइए कि लोग आपको ऊपर भेज देंगे। क्योंकि एंटी ह्यूमन अगर आप बन गए तो भैया तुम्हारे होने का क्या लेना है, तुम अपने आप को ऊपर भेजो ना। मतलब कि पूरी दुनिया को ऊपर क्यों भेज रहे हो? पहले अपने से स्टार्ट कीजिए। अरे सर आप आगे बढ़िए ना, हम आते हैं आपके पीछे पीछे, आप आगे बढ़िए। तो ये समझना बहुत जरूरी है, कभी भी एंटी ह्यूमन नहीं बनना है। गलती से भी आपका दिमाग उस जगह जा रहा है, काम खत्म सर, खत्म, आप गलत रास्ता चले गए। आपको लोड नहीं लेना है, चेक नहीं करना, आपके दिमाग में जा रहा है एंटी ह्यूमन इक्वल्स आप गलत हो, डिस्कशन ही नहीं करना इस पर। और फिर वही समझिए कि जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, वो टाइम लगेगा सॉल्व होने में। जैसे इतना तबाही हम लोगों ने एक साल में नहीं किया है। ये काफ़ी लोगों को थोड़ा सा इल्यूजन है कि मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग आज हो गया, ऐसा आज का नहीं है, 2000 में नहीं हुआ था। ये हम लोग समझिए लेट मतलब अराउंड 1800 से करना शुरू किए थे। धीरे धीरे इतना मतलब समझिए 1 सेंचुरी से ज़्यादा टाइम में ये तबाही मचाया है, तो उतना ही टाइम लगेगा इसे ठीक करने के लिए। तो ये सारा फैक्ट में आइए। पहली बात, ग्लोबल वार्मिंग रियल है, हाँ रियल है। दूसरी बात, पृथ्वी का उतना कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी में जो बायोस्फीयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बायोस्फीयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? नहीं, बायोस्फीयर से जो इंटेलिजेंस निकलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर खुद ब खुद कई बार साफ हो चुका है, और बायोस्फीयर को बचाने का काम सिर्फ हम लोग कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। हम लोग पहला स्पीशीज़ हैं जो इंटेलेक्ट पर पहुँचे हैं, और हम लोग बहुत तबाही मचा रहे हैं क्योंकि हमें आता नहीं है, सारे चीज़ अभी सीखे नहीं है, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो होगा। जैसे होता है ना, बच्चा को शुरू में डायपर पहनाना पड़ता है, वही समझिए अभी हम लोग उस फेज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कोई एलियन आके नहीं दे रहा है ये चेकलिस्ट है, ऐसे करके प्लैनेट मैनेज करते हैं, वो नहीं है। हम लोग को खुद सीखना पड़ा। अच्छा ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अरे ये करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, वो अब हम सीख रहे हैं। और रहा बात कि आपका दिमाग कभी भी एंटी ह्यूमन पे जाए, आप गलत हो, काम खत्म, डिस्कशन नहीं करना है उस पर, ये वो नहीं सर, आप गलत हो। आप उसे कैसे ठीक करते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप एंटी ह्यूमन बन जाते हो, उसके स्पाइरल में चले जाते हो, अपने आप को ऊपर भेज के अपना वजन हल्का कर सकते हैं, जो कि मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, लोग कर रहे हैं, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एंटी ह्यूमन हो तो सर आप रहो या नहीं रहो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ह्यूमन गए, प्लैनेट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्लैनेट की एक्सपायरी डेट आएगी ही और वो खत्म ही हो जाएगा। हम लोग तो एटलीस्ट एक चांस रखते हैं कि शायद संभाल लें, वही समझिए। और ग्लोबल वार्मिंग तुरंत नहीं ठीक होगा, तो उसको समझते हैं। तो सोल्यूशन, मैं कई बार बोलता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व प्रॉब्लम है, कि समस्या सॉल्व हो चुकी है। एज इन मतलब कि ये समस्या था, इसका ये करके सॉल्व करना है, वो हम लोग कर चुके हैं, वो फेज़ हो गया। अब डिप्लॉयमेंट फेज़ में है, तो इसको समझना बहुत जरूरी। हर सोल्यूशन फेजेस में होता है। जैसे कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टूल डेवलपमेंट करोगे क्या,
राइट? आपके पास एक समस्या आता है तो सबसे पहले होता है ना कि अच्छा मैं ये करके सॉल्व करूँगा। जैसे कि मुझे हुआ कि चैनल में थोड़ा-सा लोगों को दिक्कत हो रहा था, कैमरा ट्विस्ट है, तो करूँगा क्या? अच्छा नया चैनल बनाऊँगा, तो ठीक है। फिर उसके बाद होता है टेस्टिंग इन स्मॉल स्केल, मतलब कि अच्छा मैं डिप्लॉय करता हूँ, जैसे कि ओज़ोन लेयर में होल हुआ, तो तुरंत थोड़े कि हम लोग उसको ठीक कर लिए। वो पहले ठीक है भैया एक नया गैस बनाओ जो हम लोग का रेफ्रिजरेशन का काम करता है, बिना बहुत ज़्यादा एनर्जी खाए, मतलब ऑलमोस्ट वही गैस वाला परफॉर्मेंस दे दे बिना वो ओज़ोन लेयर से शादी किए हुए। चलो ठीक है, वो हम लोगों ने बनाया। फिर धीरे-धीरे उसे डिप्लॉय किया, टेस्टिंग हुआ स्मॉल स्केल पे। फिर जाके उसे डिप्लॉयमेंट एट स्केल किए। एट स्केल मतलब कि हर जगह वो करने लगे। तो ओज़ोन लेयर अपने आप धीरे-धीरे रिकवर हो गया। तो ये टाइम लगता है प्रोसेस में, ठीक है? और स्टेज बाय स्टेज होता है। तो हम लोग वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में आ गए हैं कि टूल बन गया है, कैसे सॉल्व करना है, क्या औज़ार इस्तेमाल करना है, वो हो गया, सॉल्व हो गया है। टेस्टिंग इन स्मॉल स्केल ये हो रहा है और हम लोग जैसे ही डिप्लॉयमेंट करना शुरू करेंगे धीरे-धीरे, एक दिन में नहीं होगा, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। ये लंबा गेम है। धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात, तो सब लोग साइंटिस्ट ऐसा करेगा वी नीड टू सॉल्व दिस, अरे उन्हें पता है सॉल्व कर सकते हैं। बस बात मेरे से ज़्यादा बेटर पता है, मैं तो 10 ऑप्शन बताऊँगा वो तो 5000 ऑप्शन निकाल देंगे। बात है ना कि इंसानियत को थोड़ा-सा मतलब हमारे न्यूरोलॉजी में यानी कि ये में थोड़ा-सा एक होच-पोच है कि हम लोग को नया सेक्सी चीज़ के पीछे कुछ ज़्यादा भागने का मन करता है। मतलब कोई बोले यहाँ हम ट्राम बनाते हैं, लोग लड़ाई कर देंगे ट्राम नहीं बनाना है, यहाँ हमको हाइपरलूप बनाना है, हाँ, हाँ, बनाओ, बनाओ, बनाओ। सर हाइपरलूप तो काम ही नहीं करता है, वो फेक है। लेकिन लोग पैसा दे देंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि कई बार होता है ना कि पुराना चीज़ जो है, जो काम करता है, हम लोग उससे बहुत भागते हैं। अरे वो तो पुराना है, इट्स लाइक सर ये काम करता है। नहीं, नहीं वो तो पुराना है, इट्स लाइक सर ये काम करता है। अरे ये नया चीज़, अरे ये काम नहीं करता, ये तो सिर्फ़ आपका पैसा खा जाएगा। अरे ये नया है, इट्स लाइक वो एक समस्या है हमारे लिए। तो इसीलिए कई बार आप ये समझिए कि हम लोग एक मैजिकल चीज़ खोज रहे हैं कि फ्यूजन हो जाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाए तो वो हो जाएगा। वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना भी टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स आप लोगों को कवर कराऊँगा, ये सारे ऑलरेडी है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। टेस्टिंग एट स्मॉल स्केल से आगे का चीज़ के बारे में ही बात कर रहा हूँ, या ऑलमोस्ट हो गया कि अच्छा भाई कंप्लीट हो गया, इसे फाइनलाइज़ करो। अब यहाँ पे समझिए सिल्वर बुलेट नहीं है, ये एकदम क्लियर करें, ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं है दुनिया के बारे में। सीधा मैं बटर नहीं लगाऊंगा, सीधा आपके पास कोई समझ नहीं है। कई सौ छोटे-छोटे औज़ार हमें बदलने पड़ेंगे। और वही समझिए बहुत सारा छोटे-छोटे, जैसे बोल रहे हैं ना कि एक आदमी को बोल दिया जाए नदी साफ़ करने, नहीं होगा, लेकिन अगर पूरा एक देश लग जाए, पूरा गाँव लग जाए, आराम से साफ़ हो जाएगा। पता नहीं चलेगा, ओह! सर साफ़ हो गया। तो ये समझने वाली बात ज़रूरी है कि बहुत सारे छोटे-छोटे टूल्स धीरे-धीरे डिप्लॉय करते-करते, एट स्केल करते-करते हम लोग समस्या सॉल्व करेंगे। एक दिन में नहीं होगा। और कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होगा। जो मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, जो टूल्स आपके सामने लाने वाला हूँ, ये सारे टूल्स में थोड़े-थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, लेकिन वो सारे साइड इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से कम होंगे। ये मैं क्लियर कर देना। आप ऐसा समझिए कि मैं आपको 2G से 3G पे ले जा रहा हूँ। अभी 2G से 5G पे नहीं कूदा रहा हूँ आपको। 2G से 3G, 3G पे जब हमारी जनरेशन पहुँच जाएगी तो 3G से 4G में कूदेंगे। ये ऐसे ही होता है। डायरेक्ट धप्पा मारने का वो जो सेक्स अपील के पीछे हम लोग भागते हैं ना कि हाइपरलूप सेक्स, इट्स लाइक सर नकली है, बट वो सेक्स है, इट्स लाइक सर नकली है, नहीं जा सकते। तो वो वाला समझना बेहद ज़रूरी होता है कि जितने भी औज़ार बताएंगे, हर में आप फॉल्ट निकाल सकते हो, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके पास कोई और अल्टरनेट नहीं होगा। और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग से नीचे का समस्या है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग तो पूरा बायोस्फीयर स्वाहा कर देगा, हम बायोस्फीयर में थोड़ा सा हार्म में निपटा देंगे, कम से कम हार्म। जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, डू नो हार्म, हम उसके पास जा रहे हैं। ये नहीं करेंगे परफेक्ट, लेस हार्म। सर बहुत नुकसान की जगह हम बहुत कम कर देंगे, और इंसानियत को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर अकेले जितने भी टूल्स के बारे में मैं बात करूंगा आने वाले टाइम में, पार्ट्स में बात करूंगा, वो टूल अकेले देखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंकरेंट में देखेंगे कि बता धरती पे ये कर दिया, 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 ये कर दिया, तब असर पूरा हो जाएगा। तो ये हुआ सोल्यूशन वाला। तो इसका मैं आज डिटेल पे बात करते हैं वाटर के बारे में। पानी, पानी के बाद मैं खाना में बात करूंगा। तो पानी जो है, तो यहाँ पे समझिए कि समस्या क्या है। समस्या है हम लोग फ्रेश वाटर की कमी हो रही है। पानी की धरती पे कोई कमी नहीं है, फ्रेश वाटर की कमी है। फ्रेश वाटर का क्या होता है, जो उसमें सॉल्ट कंटेंट इतना कम हो और पोल्यूटेंट्स इतने कम हो कि अगर आदमी या मछली उस पर रहे सीधे ऊपर ना चला जाए, तो इसे हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं। थैंकफुली मतलब हम लोग पहले ऑर्गेनिज्म नहीं, हमारे से पहले भी ऑर्गेनिजम्स आए हैं, वो भी मूत्र विसर्जन करते थे। तो भाई नेचर कैसे मैनेज करता था, नेचर मैनेज करता है इसे वाटर साइकिल सेल्फ रिप्लेशन, जैसे आप लोग को वाटर साइकिल के तौर पे पढ़ते हैं। मतलब बारिश होती है, बारिश का पानी आता है, वो एब्जॉर्ब होता है, प्लांट्स उसे यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक लाइफ उसे यूज़ करती है, इवेपोरेशन से निकलता है, जो भी होता है, फिर वो धीरे धीरे घूम फिर के वो समुद्र में पहुंच जाता है। समुद्र पे सन बोलता है तुम यहाँ क्यों हो, थोड़ा हिमालय पे चले जाओ, वो उसे इवेपोरेट करता है, फिर से ये साइकिल पूरा होता है। तो ये सेल्फ रिप्लेनिशिंग एक तौर का समझिए नेचुरल वाटर डिसैलिनेशन है। सॉल्टी वाटर बनता है, डिसैलिनेट हो जाता है, फ्रेश वाटर आ जाता है। ये नेचर का सेल्फ रिप्लेनिशमेंट साइकिल है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पृथ्वी पे एज ए प्लैनेट अगर आप देखते हैं, पानी की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है। हमारा प्रॉब्लम सप्लाई में नहीं है, मैनेजमेंट पे। पानी आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे करना, उसको हम लोग संभालना है।
तो ग्लोबल वार्मिंग से इस इकोसिस्टम पे क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग से हो गया कि हमारा स्नो फॉल जो है वो बर्बाद हो गया। यानी कि टेम्परेचर्स के जो थोड़ा सा ही अब बढ़ा है, वो जहाँ पे हम लोग की बर्फबारी होती थी, वो बर्फबारी की जगह पे बारिश होने लगा। इधर आप लोग पिछले 4-5 साल से देख रहे हो कि हम लोग पहाड़ी एरिया का बहुत न्यूज़ आता है, बहुत लैंडस्लाइड्स आते हैं, बहुत फ्लडिंग वडिंग हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई एकाएक? मतलब हम न्यूज़ तो आपके मुझे ही याद है 20 साल तक पहले का न्यूज़ का, और अभी तक तो इतना न्यूज़ नहीं आता था, लेकिन अब देखो हर कुछ साल में आ रहा है कि यहाँ फ्लडिंग हो रही है, पुल टूट जा रहा है, वो जा रहा है, इतना कहाँ से हो रहा है? बात है कि वो पूरा इकोसिस्टम, वो एरिया स्नोफॉल को संभालने के लिए बनाया गया था, फ्लडिंग के लिए नहीं बनाया गया था। अब वहाँ फ्लडिंग क्यों हो रही है? एवरेज टेम्परेचर धरती का थोड़ा सा बढ़ गया है, तो स्नो फॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो वहाँ सीधे पानी गिर जा रहा है। तो ये होता है स्नोफॉल घट रहा है, ये फिक्स चीज़ है। ये आप जाके जम्मू में देख सकते हैं। मुझे जाने का मौका मिला तो मुझे पता है, वहाँ तो मतलब वो लोग माइलस्टोन जो रहता है उसमें लिखते थे कि जून में यहाँ तक आइए और जनवरी में यहाँ तक है। जनवरी पहले रहता है, जून बाद में रहता था, क्योंकि मतलब ठंडा में बहुत आगे आ जाता था। अब जाओगे रोड पे, पहाड़ पे चढ़ोगे, फिर से आएगा, और जाओगे पढ़ोगे, फिर से आएगा। मतलब भाई, मैंने पूछा ड्राइवर से, भैया ये क्या हो रहा है? तो बोला कि अरे पहले आता था वहाँ तक बर्फ़, घटते जा रहा है। तो ये हो रहा है, ये रियल है, हो रहा है, जाके आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमारा रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होगा। और समुंदर जो है, समुंदर अभी तक सेट है, उसका कोई फर्क नहीं। समुंदर से अभी भी पानी भाप बन के निकल रहा है। ठंडे में आयरॉनिकली आपको ठंडे में दिखेगा कि उससे भाप निकल रहा है, कोहरा जिसे कहते हैं, तो आपको ठंडे में आपको दिखेगा कि उससे निकल रहा है। तो ये देखिए, हमारा जो बर्फबारी है वो खत्म हो गया है। पानी अभी उतने का उतना ही है। अगर एक्स अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा था, आज भी एक्स ही है, क्योंकि सन का आउटपुट उतना चेंज नहीं हुआ है। भले एक्स प्लस थोड़ा सा हो गया क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन पानी उतना ही है, फ्रेश वाटर उतना ही है। सर्कुलेशन और मैनेजमेंट बिगड़ गया। तो पानी को हम लोग ये समझते हैं, ठीक है, पहला समस्या, पानी खत्म नहीं हो रहा, हम लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला औजार, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग सबसे आसान चीज़ है करना, और इसे कंक्रीट जंगल में करना, यानी कि हमारे शहरों में करना बहुत आसान है, और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये है इंडिया का मतलब ड्राउट मैप समझ लीजिए एक तौर का, कि हमारे कहाँ कहाँ पे वाट लगने वाली है, और जितने भी जगह रेड है वहाँ वाट लग गई है, जो जगह येलो है वहाँ वाट लगने वाली है। तो मतलब समझ लीजिए अच्छा हालत नहीं है। और ये है हमारा इंडिया का रेन मैप, कि कहाँ कहाँ पे बारिश होता है। जो ब्लू एरिया, डार्क ब्लू, वहाँ पे बहुत बम रेन होता है, जो लाइट ब्लू है वहाँ बहुत कम होता है। लेकिन आप देखो भैया, हर जगह तो रेन हो ही रहा है भारत में। भारत मतलब पूरा, हम लोग सावन जिसे कहते हैं, सावन का एक महीना होता है हमारे लिए। बारिश तो हमारे लिए कॉमन चीज़ है, इंक्लूडिंग राजस्थान। ऐसा नहीं कि राजस्थान में कभी पानी पड़ता ही नहीं है, वहाँ भी पड़ता है। तो हो क्या रहा है? गड़बड़ ये हो रहा है ना कि हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर नहीं रहे, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड भी उतना नहीं करता। तो बोलेंगे अच्छा चलो, मान लो इंडिया में हम लोग तो अभी आज़ाद हुए 75 साल, वो तो 275 साल से कर रहे, तो वो लोग क्यों नहीं करते? उन्होंने थोड़ा वीड फूक लिया था लॉ लिखने टाइम, तो उनका लॉ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना इलीगल है। जो आप लोग बार बार सुनते होंगे, अगर आप देखते होंगे ये सब चीज़, कि यूरोप में और मतलब अमेरिका सब में कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर सकता, छिपा के करना पड़ता है। कारण क्या है कि उनके लॉ में लिखा हुआ कि वो मतलब जब डैम्स बनाए जाते थे, तो होता है ना, डैम के लिए पानी आएगा तो आप पानी ब्लॉक कर सकते हो। कोई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नदी गुजर रही है, तो दूसरा स्टेट अगर डैम बना रहा है तो पहला स्टेट तो ब्लॉक कर सकता है ना उसका पानी को। तो उसी के लिए ये डाल दिया गया लॉ कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करोगे, कि मतलब आप अपना बना लो। ये लॉ को हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि पानी नहीं है तो फसल नहीं होगा, पानी नहीं है तो पियोगे क्या? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कई जगह इंडिया में भी है इस तरह के ऊटपटांग लॉ, कि कोई भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़े स्केल पे नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये लॉ को तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप हटो या तो लॉ हटे, डिसाइड हमें करना है। अब यहाँ पे ये समझिए कि अगर हम लोग सही में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को पकड़ कर लेते, क्या होगा? ये समझिए कि हमारा बहुत सारा समस्या सॉल्व कर देगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हमारा स्नोफॉल नहीं हो रहा है। जो हमारा स्नो गिरता था ऊपर वाले एरियाज़ में, वो स्नो नहीं गिर रहा है अब। तो वहाँ पे स्नो की जगह पे क्या आ रहा है? बारिश आ रही है। साइड इफेक्ट, बारिश तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। स्नो आता था, गिरता था, गर्मी में वो धीरे धीरे पिघलता था, तो हमेशा नदी में थोड़ा सा ट्रिकल चार्ज होता रहता था, मतलब नदी में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। अब क्या है, धड़ाक से बारिश हुआ, धड़ धड़ा के फ्लडिंग आ गई ठंडे में, जो आप लोग सुन रहे होंगे आजकल की भैया मतलब अराउंड जनवरी से मार्च तक के बीच में खूब फ्लडिंग हो रही है। भैया वहाँ पे क्यों फ्लडिंग हो रही है? बात वही है, जहाँ पे स्नोफॉल होता था वो स्नोफॉल की जगह रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल से डायरेक्ट डिस्चार्ज हो जा रहा है। और अगर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एज ए लॉ करते कि नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, धड़धड़ा के सब कोई करेंगे ही, तो इससे दो चीज़ सॉल्व होगा। सबसे पहला समस्या सॉल्व हो जाएगा कि हमारा जो फ्लैश फ्लडिंग हो रहा है, जो आप लोग हर साल न्यूज़ में देख रहे होंगे, मुंबई हो चाहे इधर हो, कि भैया जब देखो बैंगलोर क्यों डूबे जा रहा है, फ्लैश फ्लडिंग हो रही है। जो बोलो ना, जो पानी दूर तक जाके बर्फ़ बन के रहता था, वो बर्फ़ की जगह पे सीधे पानी बन जा रहा है। मेरे भैया जब रह रहे थे, वहाँ पे भी फ्लडिंग की न्यूज़ आई, वहाँ पे भी डैम को डिस्चार्ज करना पड़ गया। तो समझना ज़रूरी है कि फ्लैश फ्लडिंग एक समस्या है जो हर कोई देख रहा है, समझ में आ रहा है। आप न्यूज़ में देखिए कितनी बार फ्लैश फ्लडिंग के बारे में बात हो रही थी पिछले मतलब समझिए ईयर 2000 टू 2020 वर्सेस 2020 टू 2023, बहुत बार, ज़्यादा बार अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्लैश फ्लडिंग का। तो फ्लैश फ्लडिंग को संभालना ज़रूरी है। सबसे आसान तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा, इससे ग्राउंड वाटर का जो हमारा डिक्लाइन है उसे भी संभाल पाते हैं।
तो अब यहाँ पे सबसे एक अच्छा हेल्दी बात जो है वो है कि इसका फास्टेस्ट आरओआई है, यानी कि जितना पैसा इसको करने में लगेगा वो तुरंत रिटर्न हो जाता है। जैसे कि इंडिया में जो गांव डूब गए जिन मतलब कि सूख गए, पूरा खत्म साफ हो गए, उनका मतलब बेड़ा गर्क हो गया जिसे कहते हैं, वो लोग के पास जब कुछ बचता नहीं है तब वो लोग को समझ में आया कि अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। एक्चुअली बहुत आसान होता है उन लोगों को समझा पाना कि देखिए आप तो डूब गए ना, अब तो पानी नहीं है आपके पास, खत्म, हाँ सर खत्म। अच्छा अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अरे सर उससे क्या होगा, पानी नहीं, अरे आप तो करो ना, आप तो खत्म हो गए हो, अब तो करो। वो किए, पानी वापस आने लगा। इंडिया में बहुत सारे रैंडम आउट ऑफ मतलब कहते हैं आउट ऑफ फोकस विलेजेस हैं, वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने लगे। तो पैसे की बात नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं, ऐसे नहीं वो करोड़ों का पैसा का बात नहीं है, बस माइंडसेट की बात है और मतलब थोड़ा सा लेबर का। तो गाँव वाले लोग तो लेबर खुद ही कर लेते हैं। तो देखते देखते कई सारे गाँव, और ये पूरे भारत की बात कर रहे हो, बहुत सारा जगह यहाँ पे साउथ में है, बहुत सारा राजस्थान में है, वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए, समस्या सॉल्व। उनके अगल बगल वाले गांव नहीं सुधरे और अरे सर हमारे यहाँ पानी नहीं है, और वो गांव में आराम से खेती हो रही है, सब चीज़ चल रहा है। और ये समझिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि ये बिल्डअप होता है। अगर आपने एक बार पानी पूरा ग्राउंड वाटर खत्म कर दिया और उसे दोबारा भरना शुरू करते हैं, एक बार में नहीं भरेगा, लेकिन भरता जाएगा। हर साल बारिश होती है, कहीं कभी ना कभी होगा बारिश, ये क्लियर कर दे रहा हूँ। हमारा बारिश एक्चुअली बढ़ते जा रहा है, तो बारिश होगा ही, कब होता है कहाँ होता है ये सब भले बदल जाए, लेकिन बारिश हमेशा होता है। तो जो पाइलअप करना शुरू किए, देखते देखते अरे भैया सर हमारा पोखर पे पोखर बना हुआ है, आराम से गर्मी भर टिक जाता है। तो ये होने लगा। तो आरओआई इसका जो है बहुत क्विक होता है। जो लोग सूख गए हैं वो लोग आराम से इसका इस्तेमाल करके तैर ले रहे हैं वापस करके। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे पहला कवच है। और चूंकि हमारे पास मतलब खुशकिस्मती से रेन बहुत है, तो हम लोग आराम से ये पूरा रेड मैप को, अरे हटो यार हटो मतलब, लेकिन इसे वॉर लेवल पे करना होगा कि नहीं करना है। और वो जो लॉ वाली बात आ जाएगी कि सर आप नदी सुखा दे रहे हो, दूसरा नहीं सर वो आप छोड़ो, वो नहीं आप छोड़ दो, वो लॉ छोड़ दो, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे पूरा देश डूबेगा। लेकिन वो लॉ की बात है तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन टूल्स हैं, रेडी हो गया। अब बोल रहे छोटे छोटे गांव आउटर एरियाज में करना शुरू कर दिए हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो गाड़ी खुल गई है। हार्वेस्टिंग सबसे बड़ा औजार है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण स्नोफॉल नहीं हो रहा है, तो वो हमें सबसे बड़ा टूल दे देता है। एक समस्या भी देता है कि भैया नहीं संभालोगे तो फ्लैश फ्लडिंग होगी, रैंडमली बस आपका रोड भर जाएगा। अगर संभालते हो अच्छा तो मतलब भैया हमारा तो ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आएगा, फ्लैश फ्लडिंग एब्जॉर्ब होने लगी, और साल भर साल करते करते ये एरिया इंडिया का सबसे ड्राउट प्रोन एरिया है, वो एरिया आराम से रिकवर हो जाएगा। तो हार्वेस्टिंग सबसे पहला औजार है पानी को संभालने के लिए, सबसे पहला। दूसरा औजार बात करते हैं रिसाइकलिंग का। तो रिसाइकलिंग में क्या हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअली ऐसा कर सकती है? थैंकफुली हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस, खासतौर पे मल्टी स्टेज वाला। आपके घर में जो रिवर्स ऑस्मोसिस है जनरली वो सिंगल स्टेज होता है, यानी कि उसमें एक हाई प्रेशर पंप रहता है, वो पानी को डालता है, पानी रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन से जाता है, उसका एक ब्राइन निकलता है यानी वेस्ट वाटर, और आपका परमिएटेड वाटर निकलता है। तो परमिएटेड आप पीते हो, वेस्ट निकल जाता है। प्रॉब्लम यह है कि वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, 60-70% होता है, तो इस पर आप वाटर रिसाइकलिंग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन जब से हम लोगों ने मल्टी स्टेज आरओ का डेवलपमेंट किया है, जो कि मतलब डिसैलिनेशन प्लांट में भी यूज होता है, आप आराम से उसका जो ब्राइन निकल रहा है उसे फिर से परमिएट करो, फिर ऐसे फर्मेट करो, ऐसे कई स्टेज तक करते हो, तो कॉन्सेंट्रेट जो निकलता है यानी कि जो फाइनल ब्रैकिश वाटर होता है आपका, बहुत सॉल्टी होता है, बहुत सॉल्टी, लेकिन आप पानी बहुत रिकवर कर लेते हो। यानी कि सिर्फ 2 स्टेज में आप आराम से 60+% वाटर रिकवर करने लगोगे वर्सेस 60% वेस्ट। तो बहुत बड़ा असर होता है उसमें। और कुछ 3 स्टेज तक जाते हैं आप, ऑलमोस्ट 75-80% तक आप पहुंच सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि ये बहुत लो पावर है। लो पावर ऐसा नहीं समझिए कि ओ 1-2 किलोवाट में काम करता है, ये भी मेगावाट खाता है। बस कितना पानी ये संभालता है पर लीटर आप देखें या पर क्यूबिक मीटर देखें तो ये लो पावर आएगा। दूसरी बात इफिशिएंसी, बहुत इफिशिएंट है, मतलब ये इससे डिसैलिनेशन से, थर्मल डिसैलिनेशन से बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होता है। और हाई रिकवरी, जब से आप मल्टी स्टेज करते हैं, यानी कि सुएज में अगर आपका 100 क्यूबिक मीटर पानी आया था तो 100 क्यूबिक मीटर में से ऑलमोस्ट आप 50 से 80 तक निकाल सकते हैं शुद्ध पानी, शुद्ध। और जो भी इसका सबसे बड़ा बात है कि आज के टाइम में हम लोग बहुत सारा दवाई खाते हैं, बहुत सारे दवाई में बेस केमिकल्स होते हैं जिसे कहा जाता है फॉरएवर केमिकल्स। ये आपके पानी में नहीं होने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली है। क्यों है? सूसू तो आप करते हो ना सर, तो वो चले जा रहे हैं, तो उसे हटाना ज़रूरी है। थैंकफुली रिवर्स ऑस्मोसिस उसे भी हटा देता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस वो कीजिए। और रहा बात की बायोलॉजी कैसे हटेगा, बायोलॉजिकली अल्ट्रावायलेट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये किया जा सकता है। तो इसमें ये समझिए कि इसमें टका कितना लगे, ये बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन आरओआई है इसमें। जो लोग कर चुके हैं आरओआई उनका आने लगा, तुरंत नहीं आया। मैं क्लियर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब छोटे छोटे फैमिलीज भी जो कर रहे हैं उनको दिख जा रहा है सर, लेकिन ये थोड़ा मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि पानी का सबसे बड़ा तिगड़म बात ये होता है ना कि पानी है प्राइसलेस। पानी के लिए आप कितनों पैसा देने को तैयार हो जाएगा अगर ड्राउट कंडीशन में आप पहुंच गए। बस किसी को इतनी बुद्धि देने के साथ ड्राउट कंडीशन में जाने से पहले लगा लो, पहले रिसाइकलिंग करना शुरू कर दो। और इस मामले में
मैं कहूँगा कि इंडिया बहुत पुअर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मैं देख रहा हूँ इंडिया में बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ लोग कर रहे हैं, धीरे-धीरे ही कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी खुल गई है। इस मामले में इंडिया बहुत खराब है। इस मामले में मैं कहूँगा वेस्ट हमारे से ज़्यादा बेटर चल रहा है। उन्होंने मतलब सूएज ट्रीटमेंट बहुत पहले से स्टार्ट किया था। ये समझिए रिकवरी नहीं करते थे वाटर का। उनका आइडिया ये था कि नदी में हमारा मतलब मल-मूत्र सीधे नहीं चला जाना चाहिए, और वो आइडिया ज़रूरी था, तभी उनके नदी नदी जैसा है। हमारा नदी में गए तो आपको स्किन कैंसर होगा। तो वो नदी को संभालने के लिए किए। अब इसको वो सेकंड स्टेज पे ले जा रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है। सूएज-वूएज आराम से बना हुआ है, आराम से उसको मतलब ऑलरेडी फ़िल्टर करा है, उसका जो आउटपुट निकल रहा है, जो नेचुरल वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं, उसे फ़िल्ट्रेशन में डाल रहे हैं, उसे ये सब में डाल रहे हैं, एब्सोल्यूट डिस्टिल्ड वाटर हमको दूसरी तरफ मिल जा रहा है। तो इस मामले में हमें करना होगा। इंडिया को अगर ऐसा है कि कल को 2 अरब लोगों को पानी पिलाना चाहते हैं, तो ये करना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बैकबोन संभाल लेगा, लेकिन फिर भी वो खत्म हो जाएगा अगर हम लोग पानी बहाते रहे। तो रीसाइक्लिंग जो है दूसरा स्टेप्स को संभाल देता है। ये 2 औजार जो है, जो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो 1-2 साल के अंदर ही हम लोग निपटा सकते हैं। तो 2 स्टेप्स हैं, हो गया है, गाड़ी तैयार हो गई है। ये 2 स्टेप्स ऑलमोस्ट 90% समस्या सॉल्व कर देगा। अब बात करते हैं, हमें कुछ बुरा हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। सबसे बुरा हैबिट है कि डैम से बाय बाय करना है। डैम को हम लोग कहते हैं मैग्निफिसेंट डिजास्टर, यानी बहुत सुंदर तबाही लाता है ये। तो बोलेंगे ऐसा क्या है? बात है कि आपको नदी को उड़ाना है ना, कि भैया ये नदी है, मैं चाहता हूँ ये नदी नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, मिट जाए, तो आप उसके ऊपर डैम बना दो, वो खत्म हो जाएगा। तो बोले भाई ऐसा कैसे होता है? वो होता है बॉयल ऑफ के चलते। यानी कि कोई भी आप नदी लो, जैसे कि ये थ्री गोर्जेस डैम का लिवर लोकेशन है, ये नदी आराम से प्यार से बह रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आपने वहाँ डैम कर दिया। अब डैम किया तो आप देखो कि पीछे रिजर्वायर बनता है, और ये कई 100 स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है, बड़ा एरिया का बात हो रहा है, तो वहाँ डैम हो रहा है। तो वहाँ पे हो क्या रहा है? वहाँ पानी आ रहा है। प्रॉब्लम है कि पानी का सरफेस एरिया बढ़ गया, फ्लो तो अभी भी आपका उतना ही है, जितना इनपुट हो रहा था उतना ही इनपुट यहाँ पे भी है, बस अंतर यहाँ इनपुट निकल नहीं रहा है, तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है? धूप बोलता है मैं तुमसे प्यार करने आ जाता हूँ। तो पहले तो पानी बोल रही थी कि भैया मैं तो दूर रहूंगी, मैं तो बहते रहूंगी, अब वो बह नहीं पा रही है, रुक दिया है, तो प्यार करने सूरज आ जाता है, घुस जाता है उसके अंदर, बॉयल हो जाता है। ये मतलब समझिए हूवर डैम का आप देख रहे हैं, यहाँ तक पानी का नेचुरल लेवल था, भूंज के नीचे तक डाल दिया। ये इंडिया में रिजर्वायर सब बना रहे हैं, सारे रिजर्वायर्स डूबते जा रहे हैं। क्यों डूबते जा रहे हैं? पानी अभी भी उतना ही आ रहा है, बस आप वो उतना बड़ा सरफेस एरिया रख दिए कि बॉयल जल्दी हो जा रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत तबाही मचाता है डैम्स इकोलॉजिकली, यानी कि फिशरी तो भूल ही जाइए। इसीलिए आजकल देखते हैं मछुआरे क्यों नहीं उतने दिखते हैं इंडिया के अंदर। बाहर आपको भले मिल जाएंगे, अंदर क्यों नहीं मिलते? बात वही, सारे नदी मर चुके हैं। और क्योंकि बोले ना, जो सेडिमेंट फ्लो था वो भी आपने रोक दिया, तो न्यूट्रिशन फ्लो भी रुक गया है। फिर पॉलिटिकल नाइटमेयर, आधा से ज़्यादा लड़ाई जो स्टेट के चक्कर में हो रहा है, वो सिर्फ डैम के चलते हो रहा है। अब बात करते हैं क्विकेस्ट वे टू किल अ रिवर। अगर आप 1-2 डैम बनाते हैं तो नदी का थोड़ा नुकसान होगा। 4-5 डैम बना दिए एक नदी में, खत्म हो जाएगा नदी। इसका एग्जाम्पल, थैंकफुली हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, चाइना। चाइना थोड़ा ज़्यादा फूक लिया था, और आयरॉनिकली आप मानोगे नहीं, चाइना के जो मतलब इकोलॉजिस्ट थे, जो उनका मतलब वाटर रिसोर्सेज मैनेजर, वो लड़ रहे थे कि इसको मत बनाओ, थ्री गॉर्जेस डैम को, बर्बाद हो जाएगा चाइना इसके चलते, लेकिन सुने नहीं। और जो अभी आपने पिछले साल ही देखा ना कि बिगेस्ट ड्राउट इन चाइनाज हिस्ट्री, इसीलिए आया। वो बहुत डैम बना दिए थे, ऑलमोस्ट हर 100 किलोमीटर पे एक डैम बना दिए थे। पानी अभी भी उतना आ रहा है, फ्लडिंग अभी भी हो रही है, लेकिन पानी जाने से पहले ये इवेपोरेट हो जा रहा है, तो पूरे के पूरे शहर सूख जा रहे हैं, पूरे के पूरे फार्मिंग उनका लॉस हो जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डैम से हमें हाथ धोना है। कोई बिजली बोल दे, कोई कुछ बोल दे, समुद्र नहीं सर, डैम हमें नहीं छूना है। डैम छुए हम बर्बाद हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चाहिए, ये हमारा सबसे बुरा बैड हैबिट है, क्योंकि पानी अभी भी आ रहा है, अभी भी फ्लडिंग हो रही है, अभी भी नॉर्थ में पानी पड़ता है, वो आ जाना चाहिए साउथ में नदी की तरह, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है? सर डैम्स में रोक दिया जा रहा है, वहाँ इवेपोरेट हो जा रहा है, सन प्यार कर ले रहा है उससे। तो ये बहुत सीरियस बात है कि नदी को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा, चाइना की गलती से सीखना पड़ेगा कि सबसे आसान तरीका नदी को साफ करने का, उस पर डैम बना दो। दूसरा, सी वाटर डिसैलिनेशन के बारे में क्या विचार है? तो डिसैलिनेशन जो है, यानी कि समुद्र का पानी को लेकर डिसैलिनेट कर दिया जाए, ये भी अब हम लोग कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस, ये उसी के लिए बनाया गया है, और एक्चुअली लोग कर पाते हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे यूएई हो, ये लोग वही उसी के भरोसे चल रहे हैं। हम लोग को भी करना चाहिए, लेकिन इसके भरोसे नहीं चलना है, समझिए। ये हमारा ट्रिकल चार्ज है। ये मतलब समझिए कि ऐसा आप साइड में थोड़ा सा सेविंग्स रखते हो ना, ये इंडियन सरकार को कुछ कुछ जगह पे बना के भैया सेविंग्स पर हम लोग डालते जा रहे हैं सर। क्या कभी वाटर का स्केर्सिटी हुआ तब हम इसको पाइप कर देंगे जहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन ये मेन नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब सबसे मेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेकेंडरी मेन आपका ये वाटर रिसाइकलिंग, थर्ड लेवल पे आपका ये होगा थोड़ा थोड़ा सा भाई हम डाल देते हैं। और गलती से भी हम डैम बनाएंगे, उससे पानी हम लोग बचा लेंगे गर्मी के लिए, नहीं सर, आप पूरी नदी सुखा दोगे। ये अब हम लोग के पास डेटा आ गया है। अब कोई इस पर डाउट करता है सर, वो डाउट करने के लिए डाउट कर रहा है, प्रूवन चीज़ है कि नदी का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो ना, सिंपल मैथमेटिक्स है, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ से पानी बचेगी?
तो ये सब बैड हैबिट को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। ये 3 स्टेप्स लेने होंगे, यानी कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, दूसरा वाटर रिसाइक्लिंग करो, तीसरा बैड हैबिट्स को छोड़ो। ये सब करके हम लोग आराम से इंडिया में ऐसा हालत ला सकते हैं कुछ साल के अंदर ही। मैं बात नहीं कर रहा हूँ 10-20 साल की बात कर रहा हूँ, 10 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ। आराम से इंडिया के पास इतना पानी होगा कि लोगों को खिलाना पिलाना 2 बिलियन की आबादी तक हम लोग कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो ग्लोबल वार्मिंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट 1 मैंने बनाया था, वाटर पे फोकस कर रहे थे। पार्ट 2 में मैं फूड पे फोकस करूँगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स बनाऊंगा, क्योंकि बोले एक टूल अकेले समस्या नहीं सॉल्व करेगा, सारे टूल्स को जोड़ के आप समस्या सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ, अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।